प्रीकर्सर टू वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू। अब देखो इसमें ध्यान से बात समझने की ये है, कल हमने राइज ऑफ नाजीज, ठीक है, फिर राइज ऑफ फेसिज्म, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वगैरह देख लिया। अब प्रीकर्सर टू वर्ल्ड वॉर टू मतलब कौन कौन से, थोड़ा हमें यूएस की कंडीशन हालांकि हमने देख भी ली है पर एक बार रिवीजन टाइप हो जाएगा। यूएसए में क्या हो गया था, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, पूरा डिस्कशन कर चुके थे। तो रूजवेल्ट ने न्यू डील निकाला, न्यू डील निकाला, ठीक है। अब न्यू डील क्या बोलता था, न्यू डील से क्या मतलब, न्यू डील निकाला कि हमें मिक्स इकोनॉमी लेके आनी है। जो अमेरिका की इकोनॉमी गिरी है, यूएस की जो इकोनॉमी क्रैश हुई है, क्रैश क्यों हुई है, क्योंकि यूरोप पैसे वापस नहीं भर पा रहा था, ब्रिटेन फ्रांस ये सब सेल्फ डिपेंडेंट होते जा रहे थे, यूएस से लोन नहीं ले रहे थे, तो यूएस का जो लगा हुआ पैसा तो वो डूब रहा था। इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हम जो एसेंशियल पब्लिक सर्विस रेलवेज वगैरह हो गया, ठीक है, फिर एजुकेशन, इन सबको हम मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। पहले ट्रू फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म चलता था, अब बिजनेसमैन लोग की हालत खराब हो गई, इन लोगों ने क्या सोचा, भाई गवर्नमेंट को अब इंटरवीन करना ही पड़ेगा, है ना। साथ ही साथ यूएसए में देखो दिक्कतें क्या हो रही थी, वर्स्ट फॉर्म ऑफ रेसिज्म, वर्स्ट फॉर्म ऑफ रेसिज्म, रेसिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा था यूएसए में, ठीक है, रेसिज्म वगैरह। वोटिंग राइट्स वर नॉट गिवन टू ऑल, वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, वोटिंग राइट्स ब्लैक्स को नहीं दिए जाने थे। तो अंदर ही अमेरिका वगैरह में ये सारी चीजें चल रही थी। तो देखो एक तो इकोनॉमिक हिट था, सेकंड सिविल वॉर टाइप वापस से कंडीशन, रेसिज्म, इस तरीके की चीजें हो रही थी। तो व्हाट यूएसए डिसाइडेड कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बाहर कॉलोनीज बना के पैसे कमाने, क्योंकि वॉर के चक्कर में हमारी इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो चुकी है ना। तो यूएसए वॉज नॉट एट ऑल डिटरमाइंड फॉर वॉर। यूएसए बोला था कि भाई वर्ल्ड वॉर वन में हमने देख लिया क्या क्या नुकसान हुआ, अब हम वॉर नहीं करेंगे। सेम गोज विथ फ्रांस एंड ब्रिटेन, उनको भी बहुत लॉस हुआ, तो उन्होंने देखा भाई हमने जर्मनी से काफी लूट लिया, अब ठीक है हमें नहीं करना वॉर वगैरह, जाने दो, है ना। क्योंकि इनको तो विक्टोरियस थे, इनको पता है कि भाई वापस से वॉर होगा तो वापस से दिक्कत होगी। पर यहाँ पे खार खा के कौन बैठा था एक्चुअली में, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, जो लोग हारे थे, ठीक है। जापान, जापान ने भी पहली फर्स्ट वॉर में अलाइड फोर्सेस की मदद की थी, पर जापान को भी कुछ गेन नहीं हुआ था। तो अब क्या हुआ, यूएसए में ये सब चल रही थी। अब देखो इन द मीनवाइल एक और बड़ी कंट्री थी रशिया। अब भाई रशिया ने क्या किया, धीरे 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 कम्युनिज्म स्प्रेड करना शुरू कर दिया। ईएन ने क्या पॉलिसी लेके, वॉर कम्युनिज्म, वॉर कम्युनिज्म मतलब कि जो हम देख रहे थे कलेक्टिव प्रोडक्शन, कलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वालिटी लाई जाएगी, राइट्स ऑफ द पीपल दिया गया, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कि भाई 5 ईयर प्लान्स वगैरह बनेगा, सैलरीज दी जाएगी, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट सर्विसेज, जो अपने इंडिया का मतलब स्ट्रक्चर था ना, गवर्नमेंट सर्विसेज को ज़्यादा वैल्यू देना, सैलरीड स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेसी, सब हमने यहीं से सीखा है, ठीक है। ये धीरे 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 ग्रो करने लगा। और क्योंकि ये 1929 का डिप्रेशन सर्वाइव कर गया था, तो भाई इनकी कम्युनिज्म वर्ल्ड में फैलने लगा, कम्युनिज्म तेजी से वर्ल्ड में फैलने लगा, ठीक है। अब यूएसएसआर ने क्या, अब देखो ये होने लगा तो रशिया ने जो कम्युनिस्ट कंट्रीज को इकट्ठा करके यूएसएसआर बना दिया, सोवियत यूनियन बना दिया, और ये वर्ल्ड में कम्युनिज्म स्प्रेड करने लगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1930s में जोसेफ स्टालिन ने डिक्टेटोरियल पावर्स ले लिए, डिक्टेटरशिप बन गया, कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप आ गया, डिक्टेटोरियल रूल्स आ गए स्टालिन के 1930s तक। तो दूसरे जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, दूसरे पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे जो रेवोल्यूशनरीज, डेमोक्रेट्स, इन सबको एलिमिनेट किया जाने लगा, ठीक है। और इसको क्या किया कि इस एलिमिनेशन ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज इन रशिया वाज नोन एज ग्रेट पर्ज। इस इवेंट को ग्रेट पर्ज बोला जाता है रशिया में। यूएसएसआर बनने लगा। अब इनने क्या किया, अपने साथ साथ टर्की को भी लेते गए, अफगानिस्तान भी आने लगा, ठीक है। मतलब धीरे धीरे ये ग्रेट डिप्रेशन के बाद पूरे वर्ल्ड में कम्युनिज्म फैलने लगा। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस कन्वीन कराने लगे, इंटरनेशनल कम्युनिज्म कॉन्फ्रेंस कराने लगे, जिसमें अपने भगत सिंह वगैरह सब लोग मेंबर थे जिसके, है ना, जिसका नाम इन लोगों ने क्या रखा, कॉमिनटर्न, कॉमिनटर्न। ये इंटरनेशनल कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस वगैरह था, कॉमिनटर्न वगैरह। और यहाँ पे वर्ल्ड में हर जगह कम्युनिज्म स्प्रेड होने लगा,
ठीक है, कम्युनिज्म वगैरह स्प्रेड होने लगा। अब देखो इसको हिटलर्स वगैरह, फिर आपका क्या नाम हो गया आपके ये अपने हिटलर, नाजीज, इटली, जापानीज, ये लोग इसे हेट करने लगे। पर हाँ, नो डाउट रशिया 1935-36 के बाद उस टाइम पे यूएसए से भी ज्यादा, क्योंकि देखो वॉर के बाद इन लोगों ने इकोनॉमी अपनी बहुत तेजी से बूम की। यूएसए उभर ही नहीं पा रहा था 1929 डिप्रेशन, पर रशिया बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये रशिया का हमने देखा, रशिया ऐसे चल रहा था। जापान, ये भी इनका भी बहुत बड़ा रोल था। जापान, जापान ने क्या किया, देखो जापान जैसे कि आपने ज्योग्राफिकली देखा है कि वॉल्केनिक आइलैंड्स पे बना हुआ है। अब 1920s में नो डाउट जापान में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आ गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, बट मेन पावर लाइज इन द हैंड ऑफ मिलिट्री। जनरल टोजो थे यहाँ पे, जनरल टोजो मेन बंदा था जो जापान का, है ना। अब देखो इनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, और रिसोर्सेस आजू बाजू में सबसे ज्यादा कौन से कंट्री में थे, चाइना। तो इनने 1930s में मंचूरिया को इन्वेट किया, फिर से मंचूरिया को इन्वेट किया, देन चाइना को इन्वेट किया, मंचूरिया एंड चाइना को इन्वेट किया, है ना। अब इसमें लीग ऑफ नेशंस कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि जापान ने खुद ही पुल बैक कर दिया था लीग ऑफ नेशंस पे, अपन लीग ऑफ नेशंस पे देखा था। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो डिक्टेटरशिप आ गई थी, पर यहाँ का फेसिज्म, फेसिज्म को ही देखो डिक्टेटरशिप बोलते हैं। इनने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब आइडियाज को हटाया इधर की मिलिट्री ने, और एक नया रिजाइम आ गया जिसको हम क्या बोलते हैं, मिलिट्री फेसिज्म। अब आप लोग थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, भाई हर जगह डिक्टेटरशिप चल रही थी, और ये डिक्टेटरशिप वाज गाइडेड बाय एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। जर्मनी में हम उसे क्या बोल रहे हैं, नाजिज्म बोल रहे हैं, इटली में हम इसे फेसिज्म बोल रहे हैं, जापान में मिलिट्री फेसिज्म। तो ऐसे नहीं होगा कि भाई ये सब आपस में मिलेंगे, आपस में इन लोगों की दोस्ती होना, सेम सेम लाइक माइंडेड लोगों में दोस्ती होती है ना, आप लोग में भी जिनकी फ्रेंडशिप होगी एक जैसा माइंड होगा। ठीक है, तो इनमें भी सेम चीज थी, एक जैसा माइंड था, तो फ्रेंडशिप होना बहुत मतलब कॉमन था। तो 1937 में जर्मनी प्लस जापान ने एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट साइन किया, कि मतलब ये मेनली क्या किया था, कम्युनिज्म के स्प्रेड को रोकने के लिए जापान और जर्मनी ने पैक्ट साइन कर दिया। बात समझ में आई। तो देखो जापान और जर्मनी की बहुत अच्छी दोस्ती होने लगी। जर्मनी का इसमें देखो नाजी हमने कहाँ पे छोड़ा था, जर्मनी की नाजी पार्टी बनी हुई है ना। इटली में भी फेसिज्म आ गया। अभी से मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, माहौल नहीं मैं सिर्फ अभी धीरे धीरे माहौल बांध रहा हूँ वॉर का। ठीक है, एक्चुअल इवेंट अभी शुरू नहीं हुआ, अभी से माहौल बन रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते चाइना की बात कर लेते हैं। देखो चाइना का भी रोल है, तब माना उतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं थी, पर बहुत ज्यादा हल्की कंट्री भी नहीं थी। देखो हमने क्या देखा था, 1913 में बॉक्सर रेबेलियन आया गया था, चाइना के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए थे, चाइना के जो मतलब जो मेन आपका वेस्टर्न पार्ट था, चाइना में वेस्टर्न पार्ट में एक जगह थी कैंटोन, वहां के प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सन याट सेन। और इनकी जो पार्टी थी, इनकी पार्टी का नाम क्या था, क्यो मिन, इनके नाम थोड़े से अजीब से होंगे है ना, क्यो मिन टैंग। और एक और गवर्नमेंट थी चाइना में, वो गवर्नमेंट किस कहाँ पे थी, बीजिंग, जो अभी चाइना की कैपिटल है। इट वहां पे मिलिट्री रूल था, इट वाज हेडेड बाय जनरल युआन, जनरल युआन। ठीक है, ये सारी चीजें चाइना में चल रही थी। अब देखना क्या हुआ, इसी बीच क्या हुआ, 1913-14 में चाइना का ये मॉडल चल रहा था, इसी बीच में क्या हो गया, 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हो गया। तो भाई रशियन रेवोल्यूशन हुआ, तो लोगों को, चाइनीज लोगों को कम्युनिज्म का आइडिया बहुत ज्यादा एक तरीके से क्या अट्रैक्ट किया। तो एक नई पार्टी बनी चाइना में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 1921 में, दैट वाज इंस्पायर्ड बाय रशियन रेवोल्यूशन, इंस्पायर्ड बाय रशियन रेवोल्यूशन, है ना। और ये भी कमेंटेंट वगैरह ज्वाइन करने लगे, ये सब होने लगे। तो इसके वजह से क्या था, ये डॉक्टर सन याट सन की जो आपकी क्यूमोंटन पार्टी थी, डॉक्टर सन याट सन की जो क्यूमोंटन पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, दे डिपार्टेड,
ये डिपार्ट हो गए, इनकी आइडियोलॉजी डिपार्ट होने लगी। ठीक है, अब देखो जैसे इनके बीच में दिक्कतें होने लगी तो बाहर के पावर जैसे जापान, ब्रिटेन, यूएसए इनको इंटरवीन करने का मौका मिल गया, ये अंदर पॉलिटिक्स के पे खेलने लगे। ठीक है, और इसी के साथ क्या हो गया, जो कुमिंटन द 1924 में क्या हो गया, आपके डॉक्टर सन याट सेन का 1924 में डेथ हो गई। तो इसी के वजह से क्यूमिंटन पार्टी के दो पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए। एक जो ओरिजिनल क्यूमिंटन पार्टी थी उसमें ही रहे। सेकंड पार्टी कौन सी बनी आपकी, सेकंड पार्टी बनी आपकी रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ चाइना, या फिर नेशनल रेवोल्यूशनरी आर्मी। नेशनल रेवोल्यूशनरी आर्मी ज्यादा बेटर नेम है, नेशनल रेवोल्यूशनरी आर्मी। ठीक है, अब इसका हेड कौन बने, चांग काई शेक, जनरल चांग, CHI, चांग काई शेक, जनरल चांग काई शेक ये नए चीफ बने। ठीक है, और इनने डिसाइड किया कि बाय वॉट एवर मीन्स ही विल एलिमिनेट कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के डेड अगेंस्ट हो गए, है ना। और इनने देखो, इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, कम्युनिज्म के चंकाई शेख कम्युनिज्म के डेड अगेंस्ट हो गए नेशनल रेवोल्यूशनरी आर्मी के। और इनने क्या डिसाइड किया कि कैंटोन में कम्युनिज्म आ रहा था, तो इनने कैंटोन करके जो एरिया था वहां पे कम्युनिज्म के अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाया। इस मूवमेंट को हम, कम्युनिज्म को हटाने के लिए मूवमेंट चलाया, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैंटोन अपराइजिंग। कैंटोन अपराइजिंग। तो देखो कैंटोन अपराइजिंग के बाद क्या हो गया कि सिविल वॉर शुरू हो गई, किसके बीच में, चंग काई शेक वर्सेस कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इनके बीच में एक सिविल वॉर शुरू हो गया। तो चाइना में भी हालत खराब थी। और कैंटोन अपराइजिंग कब हुआ था, 3 में दिसंबर 1927 में। ये सारी चीजें चल रही थी चाइना। अब देखो साथ ही साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पे यूएस की भी हालत खराब है, चाइना भी आपस में उलझा हुआ है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कौन हुए जा रहे हैं, जापान और रशिया, और जर्मनी भी उठा जा रहा है ना। अब देखना यहाँ पे एक तरीके का मूवमेंट शुरू हो गया चांग शेक और आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में। इसी बीच 1931 में चाइना में क्या हुआ, 1931 में जापान ने अटैक किया, मंचूरिया ले लिया। तो उस टाइम पे क्या हो गया, चाइनीज को क्या लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना प्लस चांग काई शेक को यूनाइट होके जापान को एक कंबाइंड फ्रंट देना चाहिए। एक एंटी जापानीज फीलिंग पूरे कंट्री में आने लगी। पर चांगकाई शेक के जिद के वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और चांगकाई शेक यूनाइट नहीं हो पाए। ठीक है, चांगकाई शेक और अपने ये कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइट नहीं हो पाए। अब इसी बीच में पूरे कम्युनिस्ट को इकट्ठा करने के लिए एक न्यू कम्युनिस्ट लीडर आया। न्यू कम्युनिस्ट लीडर आया 1930s में। इसका नाम क्या था, यही सबसे बड़ा दिक्कत वाला है इनकी। इसने जो आइडियोलॉजी दी थी, इसी ने अभी इंडिया और पूरे एशिया की ऐसी तैसी करके रखी है, माओ जेडोंग। ही लेड द बैटन ऑफ कम्युनिज्म, है ना। अब देखो क्या हो गया कि चांगकाई शेक ने वापस से क्या किया, माओ जेडोंग के अगेंस्ट में मासिव मिलिट्री अटैक किया। मासिव मिलिट्री अटैक किया तो इस वजह से 1 लाख कम्युनिस्ट, 1 लाख कम्युनिस्ट ने वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से इनको रिट्रीट करना पड़ा। ठीक है, और इनने पूरे चाइना 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस वॉक किया। ये 1 लाख कम्युनिस्ट थे। इसको चाइनीज हिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग मार्च। और ये लॉन्ग मार्च में ये लोग क्या करने गए, स्प्रेड द आइडियाज ऑफ कम्युनिज्म। स्प्रेड द आइडियाज ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, सोशलिज्म कम्युनिज्म के आइडिया स्प्रेड करने लगे। तो इसके वजह से क्या होने लगा, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला कम्युनिस्ट को। और सपोर्ट कहाँ से भी मिला, चांगकाई शेक के आर्मी से भी, चांगकाई शेक के आर्मी से भी मिला। अब देखो इसी के साथ क्या हुआ,
चंकी शेख की आर्मी के साथ हुआ, क्या मतलब सपोर्ट मिला। अब देखो इसी के साथ जापान ने 1937 में चाइना पे मासिव अटैक किया। चाइना वाज अटैक बाय जापान। इसी बीच में कम्युनिस्ट को लगा कि भाई हमारा इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? तो इसी चीज़ के लिए क्या लगा, चंकी शेख की जो आर्मी थी इसने चंकी शेख के अगेंस्ट एक सपोर्ट बिल्ड किया, चंकी शेख को एलिमिनेट किया और साथ ही साथ माओ जेडोंग को ज्वाइन कर लिया। माओ जेडोंग को ज्वाइन कर लिया। तो 1937 के बाद माओ जेडोंग बिकेम द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना। इस तरीके से कम्युनिज्म चाइना में आया। पहले मिलिट्री डिक्टेटरशिप, देखो चंकी शेख क्या चाह रहा था, ऑन द लाइंस ऑफ जापान मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाए, पर वहाँ के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। वहाँ के लोगों की वजह से क्या आ गया, 1937 में चाइना बिकेम अ कम्युनिस्ट स्टेट ऑन द लाइंस ऑफ रशिया। और देखो माओ जेडोंग इतना ज़्यादा चल क्यों रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली यूएसएसआर जो कि एक बहुत स्ट्रांग स्टेट थी, वो तो ऑब्वियसली चाहेगी कि भाई एक बहुत स्ट्रांग कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री कम्युनिज्म को अडॉप्ट करे। तो यूएसएसआर का भी सपोर्ट था माओ जेडोंग से, तो माओ जेडोंग ने इसको एलिमिनेट करके एक स्ट्रांग कंट्री बना लिया। ठीक है, एक स्ट्रांग कंट्री बना लिया अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग कम्युनिज्म। बात समझ में आई यहाँ तक? अब देखो अगला एशियन कंट्रीज में क्या माहौल चल रहा था भाई, इंडिया की हमें बताने की जरूरत नहीं, बाकी वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इन सब की ऐसी मतलब ऐसी कुछ चले जा रहा था। हाँ, इसी बीच अफगानिस्तान में तालिबानियों ने 1920 में अपने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया ब्रिटिशर्स से। अफगानिस्तान में देखो मीर अमीर वॉर्स वगैरह ये सब बहुत सारे लोग हैं, ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया, है ना। साथ ही साथ अब हम देखते हैं इजिप्ट में क्या पोजीशन थी। इजिप्ट में क्या पोजीशन थी, देखो इजिप्ट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन, इजिप्ट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूके। तो यहाँ पे एक पार्टी थी वफ्द, वफ पार्टी थी, इसने ब्रिटिशर्स को इकट्ठा होके रिट्रीट करना शुरू किया। तो इस वजह से देखो 1936 में ब्रिटिशर्स आर्मी एग्रीड टू रिट्रीट फ्रॉम इजिप्ट ओनली। इन लोगों ने क्या सोचा कि ठीक है 10,000 ट्रूप्स रहेगी ब्रिटेन की टू प्रोटेक्ट सुएज कैनाल। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होने लगा, क्योंकि इजिप्ट को कम्युनिज्म रशिया सपोर्ट करने लगा। मतलब देखो उस 5-10 साल में, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले 10-1 साल पहले रशिया बिकेम द सुपर पावर। यूएसए था नो डाउट, पर यूएसए को मतलब नहीं था, यूएसए ने इंटरेस्ट लेना कम कर दिया था। रशिया बिकेम द सुपर पावर, यूएसएसआर बिकेम द सुपर पावर, है ना। इसी के साथ क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका में भी बोर वॉर वगैरह हुए थे। क्या किया था, देखो व्हाइट्स ने ब्लैक्स के अगेंस्ट में, ब्लैक्स के अगेंस्ट में कैंपेन चलाया कि ब्लैक्स को ट्राइबल रिजर्व्स में जानवरों के साथ रखा जाए, इसको बोयर वॉर बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने बोयर वॉर वगैरह किया था, डच एंड ब्रिटिशर्स ने बोयर वॉर वगैरह किया था। ये देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए जानना, है ना। अभी अपना मेन टॉपिक क्या है, जर्मनी सेंटर, जर्मनी यूरोप सेंट्रल में रहेगा अपना, क्योंकि टॉपिक अपना वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। साथ ही साथ अफ्रीका में भी पैन अफ्रीकन मूवमेंट वगैरह चल रहा था, ड्यू बॉयस वगैरह हो गया, नीग्रोड मूवमेंट वगैरह हो गया। ठीक है, नीग्रोस की इक्वल राइट्स, फिर अमेरिका में भी ये मूवमेंट चलने लगा, नीग्रोस को इक्वल राइट्स चाहिए, राइट टू वोट चाहिए, ये सारी चीजें चलने लगी। अफ्रीकन नेशनलिज्म धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब एक कंट्री के बारे में थोड़ी सी हमें बात करनी, मतलब एक कॉन्टिनेंट के बारे में बात करनी, लैटिन अमेरिका। देखो लैटिन अमेरिका में क्या चल रहा था कि इसमें मेनली फ्रांस, स्पेन और यूएस की कॉलोनीज थी। अभी इसको क्या करता था, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह बहुत ज्यादा, तो इनको ये तीन सारी कंट्रीज क्या किया करती थी, एक्सप्लॉइट किया करती थी। अब इनने क्या किया, मेक्सिको ने सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को इकट्ठा किया एंड दे ट्राई टू गिव अ कंबाइंड फ्रंट ऑफ ऑल द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज अगेंस्ट यूएसए। तो यूएसए को लगा कि भाई वी कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर अगेंस्ट मेक्सिको और एनी लैटिन अमेरिकन कंट्री। तो यूएस ने एक पॉलिसी चलाई यहाँ पे, डॉलर डिप्लोमेसी। मतलब बहुत पैसा, देखो यहाँ पे बेसिक सिविक कम्युनिटीज नहीं थे साउथ अमेरिका में, तो ब्राजील वगैरह इन सब कंट्रीज में बहुत पैसा लगाने लगे
इन्वेस्टमेंट डेवलप करने लगे, एजुकेशन करने लगे, और ताकि इनके इकोनॉमी को कंट्रोल कर सके। डॉलर डिप्लोमेसी यूएस ने चलाई थी, बट साथ ही साथ क्या किया, यूएस ने अपने ट्रूप्स वगैरह वहां से विड्रॉ करने शुरू कर दिए। ठीक है, यूएस ने अपने ट्रूप्स वगैरह पूरी तरीके से वहां से विड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो ये था अपना पूरा प्रीकर्सर टू वर्ल्ड वॉर